हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस 31 से 45 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 1। सो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं सबसे पहले। अ hollow sphere is filled with water. It is hung by a long thread. As the water flows out of a hole at the bottom of the sphere, the frequency of oscillation will. Okay, so देखो मान लो ये एक hollow sphere है और इनिशियली ये पूरा पानी से भरा हुआ था, राइट। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा और हॉलो स्फीयर को मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। इस पूरे सिस्टम को अगर मैं छोटे से एंगल से डिस्प्लेस करूंगा तो इसका वेट तो इसके सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा mg। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी था, right? और यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ होगा mg का जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द हिंज पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ मास, राइट। सो दैट मीन्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल। तो इनिशियली जैसे जैसे पानी इस होल से बाहर निकलेगा, स्पीयर के बॉटम पे एक होल है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, तो जैसे जैसे स्पीयर के अंदर पानी खाली होगा सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, राइट। दैट मीन्स इनिशियली द वैल्यू ऑफ एल विल इंक्रीज, बट जैसे ही आधा स्पीयर खाली होगा उसके बाद और स्पीयर खाली होने पर सेंटर ऑफ मास वापस अपने ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स उसके बाद एल डिक्रीज करेगा, राइट। एल विल डिक्रीज। दैट मीन्स टाइम पीरियड भी पहले बढ़ना चाहिए और बाद में कम होना चाहिए, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 32। A cylindrical log of wood floats with length vertical in a liquid. It is slightly depressed and released. It executes simple harmonic motion, ignoring viscous effects of the liquid. The period of oscillation depends only upon. देखो ये स्टेटमेंट का मतलब डिपेंड्स ओनली अपॉन, मतलब ऑप्शन में सारे पैरामीटर्स आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले वो एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं टाइम पीरियड का। मान लो अगर ये सिलेंडर लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरियाज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, वेसल का और ऑब्जेक्ट का, सिलेंडर का। तो अपन वेसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया मच ग्रेटर मान सकते हैं। ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया, द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का लेंथ एल मान लेते एंड डेंसिटी सिलेंडर का रो सी मान लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर ए मान लो। सी ऑप्शन में लेंथ ऑफ द इमर्स पोर्शन की भी बात हो रही, तो लेंथ ऑफ द इमर्स पोर्शन को एल आई मान लेते। सारे पैरामीटर्स हमने अज्यूम कर लिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को रो एल मान लो, राइट। सो ये इसका मीन पोजीशन होगा, अपनी मीन पोजीशन पे ये अभी फ्लोट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अपन इसको अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे। मान लो मैं इसको एक्स अमाउंट से नीचे ले जा रहा हूँ, तो तुम देख पा रहे हो लिक्विड का जो ये वाला पोर्शन, ये लिक्विड एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेस होके ऊपर थोड़ा सा राइज हो जाएगा। ये राइज अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर इज मच ग्रेटर। तो जो एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स जनरेट होगा सिलेंडर को एक्स अमाउंट से नीचे पुश करने पर, दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और ये एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स ही रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा होगा, which will be equals to density of liquid into cross sectional area into ये वाला डिस्टेंस x। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एक्स इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। ये एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स होगा और इसको अपन मास ऑफ सिलेंडर विच इज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टोटल लेंथ टाइम्स एक्सेलरेशन, इसके इक्वल लिख सकते हैं। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू रो एल जी अपॉन रो सी एल के इक्वल आ रहा है टाइम्स एक्स। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर ये होगा रो एल जी अपॉन रो सी एल। दैट मीन्स टाइम पीरियड जो है वो इन तीनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर एंड टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर।
जी तो कांस्टेंट है ग्रेविटी। तो ऑप्शंस देखते। स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन डिपेंड्स ओनली अपॉन ऑप्शन ए द लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर मतलब ये दोनों टर्म्स, बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा, राइट। इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन लेंथ एंड डेंसिटी, राइट। तो इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ऑप्शन बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी द लेंथ ऑफ द इमर्स्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर इन द लिक्विड। अच्छा, ये जो इमर्स्ड पोर्शन है, इक्विलिब्रियम पे जो इमर्स्ड पोर्शन है इसको अपन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये रिजल्ट हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स में। सिंपली वेट और बुएंसी को इक्वेट कर दो इक्विलिब्रियम पे, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। वॉल्यूम इमर्स्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम मतलब Li अपॉन टोटल लेंथ, इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स लेंथ विच इज इमर्स्ड is equals to density of object upon density of liquid into total length, right? So ये वाला जो टर्म है इसको एक अलग कलर में मार्क कर लेते हैं, ये वाले टर्म्स। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एल, इसको अपन 1 अपॉन लेंथ इमर्स लिख सकते हैं। तो लेंथ इमर्स में बेसिकली तीनों चीजें आ गई, राइट। सो ऑप्शन सी को अपन इन अ वे करेक्ट मान सकते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ विच इज इमर्स्ड, राइट। एंड ऑप्शन डी में क्या दिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया डेंसिटी। क्रॉस सेक्शनल एरिया की तो कोई टर्म्स है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो रहा है, राइट। सो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 33, a simple pendulum oscillates slightly above a large horizontal metal plate. The bob is given some charge. अगर बॉब को कुछ चार्ज देते तो उसके नीचे जो मेटल प्लेट है उस पर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये बॉब को अपनी तरफ नीचे खींचेगा, राइट। ऐसा करने पर इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ जाएगा। जी इफेक्टिव अगर बढ़ गया, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव होता है, राइट। सो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर जी इफेक्टिव बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 33 में? हैज नो इफेक्ट, ऑलवेज डिक्रीजेस व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द चार्ज। करेक्ट, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। कैसा भी नेचर होने दो, अगर तुम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखते तो प्लेट पे पॉजिटिव हो जाता, तो जो कंडक्टिंग प्लेट है नीचे वो हमेशा पेंडुलम के बॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करता और जी इफेक्टिव को बढ़ा देता है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज E when the displacement is half the amplitude, its kinetic energy will be। E को अपन हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब x a/2 के इक्वल होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3/4 का फैक्टर आ जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/4 टाइम्स द टोटल एनर्जी, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, the period of oscillation of a simple pendulum is t if the spring is cut into 4 equal parts, then the time period to each part will be। देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो अगर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट कर रहे हैं तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4 टाइम्स k हो जाएगा एंड टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट m/k। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गया दैट मींस टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 36, a uniform stick of length L is hinged so as to rotate about a horizontal axis perpendicular to the stick at a distance x from the center। तो ये सिचुएशन है, सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे इसको हिंज किया जा रहा है, राइट। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द टाइम पीरियड इज मिनिमम। हमने थियोरी में पढ़ा था कि x जो है वो
रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² by 12 होता है, और इसको अपन mk² लिख सकते हैं। दैट मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी l upon √12 विच इज l upon 2√3। l की वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 upon 2√3 आंसर आ जाएगा। अगर ये रिजल्ट तुम्हें याद नहीं है तो हम लोग बेसिक से भी डिराइव कर सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अगर मान लो ये हिंज पॉइंट है, इसको अगर मैं रोटेट करूं तो सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा, थीटा एंगल से मान लो रोटेट किया, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज mg इंटू थीटा इंटू डिस्टेंस x, और रिस्टोरिंग टॉर्क को मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ। आई मतलब ml² by 12 प्लस mx² टाइम्स अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू mgx अपॉन ml² by 12 प्लस x², ये आ जाएगी टाइम्स थीटा, m कैंसिल, सो ये ओमेगा स्क्वायर है राइट, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड निकाल के उसको डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल्स टू 0 कर दो, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू मेमोराइज द रिजल्ट दैट फॉर मिनिमम टाइम पीरियड द डिस्टेंस ऑफ द हिंज पॉइंट from the center of mass should be equals to the radius of gyration. Radius of gyration about an axis which passes through the center of mass. Right? Okay. Question 37. Identify the displacement of the equation which is simple harmonic. देखो अगर अपन मल्टीपल SHMs को कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसीज अगर सेम होंगे तभी रिजल्टेंट SHM होगा। यहाँ पे 5 sin 2 omega t plus cos omega t, इसको कंबाइन करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Whereas 4 sin 4 omega t plus 3 cos 4 omega t, इसको मैं 4/5 sin 4 omega t plus 3/5 cos 4 omega t, 4/5 को cos 37 लिख दो एंड 3/5 को sin 37, तो क्लब करने पर ये 5 times sin 4 omega t plus 37 डिग्रीज हो पाएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ द SHM राइट। तो ये SHM के फॉर्म में तभी रेड्यूस हो पाएगा जब दोनों टर्म्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो, टी का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए राइट, तो वो ऑप्शन बी में ही सेम आ रहा है। ओके, और क्यूब वाले इक्वेशंस भी SHM नहीं होते, ये भी हमें पता है। ओके, क्वेश्चन 38. A particle executes SHM according to the displacement equation y equals to 10 cos 2 pi t plus pi by 6, where t is in seconds. The velocity of the particle at t equals to 1/6 seconds will be. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 10 इंटू 2 पाई 20 पाई इंटू माइनस साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6, ये आ जाएगा। और यहाँ पे t को 1/6 डाल दो, t को 1/6 डालने पर ये पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 विच इज पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा। अच्छा ये सेंटीमीटर्स में था तो अपन 100 भी कर देंगे राइट, सो माइनस पाई, पाई मतलब 3.14 अपॉन 5, तो माइनस 0.628 मीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 39. Two particles A and B execute simple harmonic motion according to the equation y1 equals to sin omega t and y2 equals to 4 sin omega t plus pi by 2 plus 3 sin omega t. The phase difference between them is. तो देखो पहला इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो दूसरा इक्वेशन इसको क्लब कर लो, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी को कॉस ओमेगा टी मान लो प्लस 3 साइन ओमेगा टी, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये वाले टर्म को मैं साइन 53 मान सकता हूँ और इसको कॉस 53, सो दिस विल बी 5 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्रीज। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 53 डिग्रीज का आ रहा है, एंड 53 डिग्रीज मीन्स 10 इनवर्स ऑफ 4/3 राइट। क्वेश्चन 40.
The bob of a simple pendulum executes oscillation with total energy E. At initial instant, it is at one of the extreme positions. Its linear momentum after a phase change of pi by 6 radians takes place will be. Okay, so इसका टोटल एनर्जी दिया हुआ है, राइट, टोटल एनर्जी ई. तो अगर किसी तरह मैं उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं, अपन मोमेंटम को 2 टाइम्स एम के का अंडर रूट ये लिख सकते. काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें उसका पोजीशन पता होना चाहिए. सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, इसका जो मोशन होगा वो अपन स्ट्रेट लाइन मोशन भी मान सकते हैं फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. ये जो कर्व पाथ के अराउंड ऑसिलेट कर रहा होगा इसको लगभग स्ट्रेट लाइन मान लो. प्लस एम्पलीट्यूड माइनस एम्पलीट्यूड और मीन पोजीशन. स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, मान लो वो प्लस एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहा है, तो इसका फेजर डायग्राम बना देते. प्लस ए से स्टार्ट करना मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करना, और पाई बाय 6 का फेज चेंज हो रहा है, मतलब सर्कल पे जो पार्टिकल वो यहाँ से यहाँ आ गया होगा पाई बाय 6 एंगल रोटेट करते हुए, राइट. तो एसएचएम परफॉर्म करने वाला जो पार्टिकल है वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आ जाएगा, राइट. तो पॉइंट 2 पे उसका जो पोजीशन होगा, पॉइंट 2 पे उसकी एक्स की वैल्यू ए कॉस पाई बाय 6 होगी, दैट मीन्स √3 a/2. तो करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब 3a² by 4. That means kinetic energy is half m omega square into a²/4. Half m omega square a square is the total energy E. तो kinetic energy को अपन E/4 लिख सकते हैं. And if kinetic energy is E/4, momentum will be 2m E/4. That means me/2. Right? Question number 41. Two simple pendulums with time periods 3 seconds and 5 seconds respectively start oscillating simultaneously from their mean position. What is the minimum time elapsed before they oscillate with the same phase? ओके, तो देखो ऐसे टाइप के सवाल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे. दोनों पेंडुलम्स के टाइम पीरियड्स गिवन है और दोनों इनिशियली मीन पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों की अपन ओमेगास निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. फर्स्ट पेंडुलम का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है लेट्स से ओमेगा 1, दैट इज 2π/3, एंड सेकेंड पेंडुलम का 2π/5. और इसको फेजर डायग्राम से समझने की कोशिश करते. सेम फेज पे होना मतलब करस्पॉन्डिंगली जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल वो दोनों के कोइंसाइड होनी चाहिए, राइट. सो मान लो इनिशियली दोनों पेंडुलम्स, पेंडुलम 1 और 2, दोनों के मेन पोजीशन से शुरू हो रहे. एक का ओमेगा 1 है और दूसरे का ओमेगा 2 है. वापस सेम फेज में आना मतलब सर्कल पे कोइंसाइड करना. तो इनमें से कौन सा ओमेगा बड़ा है, ओमेगा 1 बड़ा है. तो अगर मैं 2 को ऑब्जर्वर मान लूं, 2 को रेफरेंस मान लूं, ऑब्जर्वर मानने का फायदा क्या होगा, ऑब्जर्वर को अपन रेस्ट पे मान सकते हैं. सो 2 के रिस्पेक्ट में 1 का जो ओमेगा होगा दैट विल बी 2π/3 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. 2π/3 minus 2π/5, that means 2π 1/3 minus 1/5, which is 2π. 5 minus 3 2, 2/15. ये रिलेटिव ओमेगा होगा. और वापस सेम फेज में आने के लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2 हैज टू बी 2π, तभी दोनों कोइंसाइड कर पाएंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उसको t मान लेते, राइट. सो अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स in circular motion. Theta 1, 2, relative angular displacement equals to relative omega times t. अल्फा वाला टर्म तो जीरो है इसके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से टाइम टेकन कितना आ जाएगा, 2π अपॉन 2π इंटू 2 इंटू 15. तो इसको सॉल्व करने पर ये 7.5 सेकेंड्स आ रहा है, राइट. क्वेश्चन 42.
a uniform cylinder of length L, mass M, and having cross-sectional area A is suspended with its vertical length from a fixed point by a massless spring, such that it is half submerged in a liquid of density D at equilibrium. तो ये पहले स्टेटमेंट का सिचुएशन ड्रॉ कर लेते। सिलेंडर का लेंथ L दिया हुआ है, मास M and cross sectional area A is suspended with its vertical length from a fixed point by a massless spring. एक स्प्रिंग से इसको सस्पेंड किया हुआ है और इसका हाफ पोर्शन सबमर्ज्ड है, L/2 submerged है, right? When the cylinder is given a small downward push and released, it starts oscillating vertically with a small amplitude. स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है और हमसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा हुआ है। तो अगर मान लो इसको मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दे दूं नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स kx डेवलप हो जाएगा और x से नीचे जाने पर पानी का इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा डिस्प्लेस होगा जो कि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स जनरेट कर देगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स में दो लोगों की कंट्रीब्यूशन है, एक तो स्प्रिंग फोर्स और एक बुएंसी फोर्स। एक्स्ट्रा बुएंसी फोर्स कितना जनरेट होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ये वाला वॉल्यूम which is cross sectional area into x into g. So net restoring force will be extra buoyancy plus spring force. तो एक्स्ट्रा बुएंसी प्लस स्प्रिंग में अपन x को बाहर कॉमन ले सकते और अंदर k प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू a इंटू जी ये बच जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल लिख दो और मास को यहाँ पे डिवाइड कर दो। ये वाला जो टर्म है जिसको मैं ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर का काम कर रहा होगा एंड टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k प्लस रो एल ए जी, ये आंसर आना चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी? हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स ऑप्शन बी मैच हो रहा है या ऑप्शन सी? चेक कर लो। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k प्लस रो एल ए जी। अच्छा, ऑप्शन बी में एरिया का टर्म नहीं, तो ऑप्शन बी एक्चुअली गलत होगा। इसका जो इनवर्स है वो ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं अभी। A simple pendulum with length L and mass m of the bob is vibrating with amplitude A. The maximum tension in the string. देखो मैक्सिमम टेंशन जो है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ही होना चाहिए। इसका एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, राइट? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होती और सिंपल पेंडुलम के लिए अपन ओमेगा को अंडर रूट जी बाई एल लिख सकते। दैट मीन्स मीन पोजिशन पे जो स्पीड होगा, मीन पोजिशन पे तो स्पीड सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड, ये स्पीड होगा। और मीन पोजीशन पे इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा? नीचे mg, ऊपर टेंशन एंड एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय l ऊपर की तरफ। दैट मीन्स टेंशन माइनस mg इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय l। v स्क्वायर बाय l मतलब g a स्क्वायर बाय l स्क्वायर। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू mg कॉमन ले लो, 1 प्लस a स्क्वायर बाय l स्क्वायर, ये आ जाएगी मैक्सिमम टेंशन। क्वेश्चन 44। A block of mass m attached to a fixed point O on the smooth inclined wedge of mass m oscillates with amplitude A and linear frequency f. The wedge is located on a rough horizontal surface and wedge remains stationary. Wedge का एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री और पूछा क्या है? Then the force of friction acting on the wedge is given by, coefficient of friction भी given है। So wedge पे फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, राइट? तो कैसे
अप्रोच करेंगे इस सवाल को। हमें क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है? ब्लॉक का मास दिया हुआ है स्मॉल एम, वेज का मास दिया हुआ है कैपिटल एम, और ब्लॉक का जो ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, राइट? सो ब्लॉक की वजह से स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन होगा उसका अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। ब्लॉक के एसएचएम का जो इक्वेशन होगा, मान लो ब्लॉक मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है, तो ब्लॉक के एसएचएम का जो इक्वेशन है उसको अपन ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू एफ। अच्छा, ऑप्शंस में ओमेगा के फॉर्म में दिया हुआ है तो ओमेगा टी रहने दो उसको। एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये ब्लॉक के एसएचएम का इक्वेशन मान लो। बट किसी भी एसएचएम का जो इक्वेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन से होता है, राइट? और स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग के केस में जो मीन पोजीशन होगा उसमें स्प्रिंग ऑलरेडी थोड़ा एक्सटेंडेड होगा, such that kxm equals to mg sin 60, राइट? सो स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी जो एक्सटेंशन होगा दैट इज mg sin 60 अपॉन k। सो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में? ये वाला एक्सटेंशन प्लस एसएचएम की वजह से ये वाला एक्सटेंशन। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम will be kxm plus x. kxm is mg sin 60 मतलब √3/2 mg plus kx, that means ka sin omega t। स्प्रिंग के अंदर इतना फोर्स जनरेट हुआ होगा। अभी अगर अपन वेज का एफबीडी बनाते, वेज, ये वाला पोर्शन भी वेज का ही होगा जिससे स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग जो है वो वेज पे स्प्रिंग फोर्स इस तरफ अप्लाई कर रहा होगा, ब्लॉक का जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरफ लग रहा होगा। नॉर्मल फोर्स तो mg cos थीटा के इक्वल होगा, mg cos 60, राइट? और हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा होगा। एफएस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफएस cos 60 होगा, और नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नॉर्मल sin 60 होगा। तो वैल्यूज डाल दो। एफएस cos 60 मतलब एफएस को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3/4 mg प्लस ka/2 साइन ओमेगा टी। ये एफएस लग रहा है लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ जो नॉर्मल लग रहा है उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट की तरफ जो नॉर्मल का कंपोनेंट है दैट इज n sin 60। n मतलब mg cos 60 मतलब mg/2, n sin 60 मतलब √3/2। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रहे। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स और नॉर्मल, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये ka/2 साइन ओमेगा टी, और फ्रिक्शन इसी को ओपोज करके बैलेंस कर रहा होगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम will be simply equals to ka/2 sin omega t, और k को अपन m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। सो फाइनल आंसर विल बी m ओमेगा स्क्वायर a/2 sin omega t। तो ये ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, राइट? ओके, एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 45। A mass m is suspended from a spring of force constant k and just touches another identical spring fixed to the floor as shown in the figure. So देखो, ये वाला ऊपर वाला जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक से अटैच्ड है, whereas नीचे वाला जो पार्ट है वो बस टच कर रहा है ब्लॉक को, राइट? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना। सो यहाँ पे ब्लॉक का जो मोशन, मान लो इनिशियली ब्लॉक का ये मीन पोजीशन, तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा फिर वापस रिटर्न आएगा। ब्लॉक का जो ये वाला जर्नी होगा उसमें दोनों स्प्रिंग्स ऑपरेट कर रहे होंगे, ऊपर वाला स्प्रिंग एक्सटेंडेड होगा और नीचे वाला स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा। और ब्लॉक के ये वाले जर्नी में अपन दोनों स्प्रिंग्स का कनेक्शन पैरेलल मान सकते हैं। तो इस जर्नी में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी 2k, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होगा t1 मान लो इसको, वो 2π√m/2k होगा, राइट?
उसके बाद ब्लॉक जैसे ही अपनी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, उसका कांटेक्ट नीचे वाले स्प्रिंग से छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अटैच नहीं किया हुआ, वो खाली टच कर रहा था। तो ब्लॉक अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो स्प्रिंग से कांटेक्ट छूट जाएगा, राइट। तो ब्लॉक का जो ये वाला मोशन होगा, ये वाला जो जर्नी होगा, उसमें खाली ऊपर वाला स्प्रिंग ऑपरेट कर रहा होगा, तो उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अपन के ही मानेंगे, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सो ओवरऑल अगर अपन पूरे साइकिल का टाइम पीरियड देखते, जो येलो पार्ट का जर्नी, उसमें जो टाइम लगा होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड का हाफ होगा, एंड ग्रीन वाले जर्नी के लिए जो टाइम लगा होगा वो भी उसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड का हाफ होगा। तो ओवरऑल नेट टाइम पीरियड will be t1 plus t2 by 2, right? So this will come out to be pi under root of m by 2k plus pi under root of m by k. So ये ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, right? Okay guys, so this completes our discussion for exercise 1. Next video में अपन exercise 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Okay, so bye everyone, take care.